हाय गाइस, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ वह है G20। वो टॉपिक आजकल के कंपटीशन के हिसाब से या प्रतियोगिताओं में आपके प्रवेश करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे उम्मीद है कि आप सबने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। G20 आखिर G20 है क्या, पहले इसके बारे में जानें, इसकी हिस्ट्री और इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या रहा है, इसका क्या एम रहा है। तो G20 लेट 90s में मैक्सिकन रूपी, जिसको पेसो कहते हैं, इंडिया में से रुपया है, उसी तरह मैक्सिकन पेसो, उसका क्राइसिस हुआ। उसके बाद 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई। उसके बाद 1998 में रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई। तो ये लगातार पूरे वर्ल्ड में 3 बड़ी क्राइसिस आई। उस क्राइसिस की वजह से कनाडा और यूएसए इन दोनों ने मिलकर के एक बात की कि क्यों ना हम सब एक संगठन बनाएं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। हालांकि वो ऑर्गेनाइजेशन बनने में कम से कम 4-5 साल लग गए, वो कायदे से पूरे विश्व स्तरीय यानी वर्ल्ड वाइड बनने में। और आज अगर देखें हम तो इसमें इसका जो एम है वो एम क्या है, पूरे वर्ल्ड को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में सोचना। फिर यह सोचना कि पूरे वर्ल्ड में हम किस तरह से अपने को स्टैब्लिश करें। तो दरअसल सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस इसके पीछे खास मकसद रहा है, मेन जो मोटो रहा है वो रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर वैसे शुरुआत में तो सिर्फ डेवलप कंट्रीज ही आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल हो गए। लेकिन वो डेवलपिंग कंट्री नहीं जो बहुत अभी किनारे रहे या कमज़ोर रहे, लेकिन हाँ मजबूत कंट्रीज इसमें शामिल होते गए। और आज पूरे वर्ल्ड में आप जानते ही हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स में जो करीब 6 कॉन्टिनेंट्स इसमें शामिल हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन सब के कई देश हैं, यानी करीब 20 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। इसमें खासतौर से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया रिपब्लिक, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की जिसको तुर्की अब कहा जा रहा है, यूके, यूएसए, ये सारे इसमें शामिल हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। लेकिन ये वर्क कैसे करता है, किस तरह से अपना वर्क कैसे करता है, उसे आप जान लें। ये 2 तरह से है, इसके ट्रैक 2 ट्रैक है इसका। पहला ट्रैक है फाइनेंशियल ट्रैक, जिसमें पूरे वर्ल्ड के जितने बैंक के, सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं या फाइनेंशियल मिनिस्टर्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा एक होता है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक में वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं उसके जितने भी ऑफिशियल्स हैं, हाई ऑफिशियल्स हैं, यानी उसके हेड्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें शामिल होते हैं। तो 2 तरह से इसका काम होता है। और सबसे खास बात ये कि हर साल इसका जो प्रेसिडेंट होना होता है वो अलग अलग होता है, हर साल अलग अलग होता है। फॉर्चुनेटली पिछले साल इंडिया को इसका यानी अध्यक्षता इसकी सौंपी गई। जब हिंदुस्तान में इसकी अध्यक्षता सौंपी गई तो लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल कंट्री है और वो उसे शामिल होना चाहिए और उसकी अध्यक्षता स्वीकार कर लेनी चाहिए, और स्वीकार किया भी। लेकिन हमें ये देखना होगा कि उससे हमारा असर क्या पड़ता है। शायद कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं आप यहाँ पर? हाँ बताएं। G20 का प्रेसिडेंट होना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि हिंदुस्तान या अपना इंडिया G20 का प्रेसिडेंट अगर हुआ है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या कितना इम्पोर्टेंट है। दरअसल देखिए, अभी कुछ दिन पहले अप्रैल में जो बनारस के अंदर वाराणसी में इसका जो सम्मेलन हुआ था, इसकी समिट हुई थी, उसमें एक खास उसका मकसद था
एक विशेष उसकी बात थी, वो था यहाँ के एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से किस तरह से जोड़ते हुए आगे ले जाना। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किस तरह से हो, किस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, इसके अंदर ये सोच इसकी में रखी गई थी पूरे विश्व के लिए। लेकिन अभी जो हो रहा है आपके कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या इसमें अभी आ गई थी कि 5 कंट्रीज जिसमें चाइना है, तुर्की है, मिस्र है जो अतिथि है यानी गेस्ट कंट्री है, वो है इंडोनेशिया और फिर सऊदी अरेबिया, इन सब ने एक तरह से बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट करना दरअसल पाकिस्तान की एक तरह से देखा जाए तो कूटनीतिक उसकी जीत है, लेकिन इंडिया उससे बड़ी जीत दिखाया उसने इस सम्मेलन को वहां पर स्थापित करके, वहां पर ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उसने दिखला दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है उसका। जो इंटीग्रल पार्ट उसका है तो किसी भी रूप में वो अलग नहीं है हमसे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान को सऊदी अरब से अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, मिस्र उसको उसका सपोर्ट मिलता है, सऊदी अरब में तुर्की को अगर देख ले तो तुर्की में आजकल चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए उसने बाइकआउट तो किया है, वक्त तो बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया है। इसी तरह इंडोनेशिया ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा है। तो अगर देखा जाए इसमें तो कुल मिलाकर के हमारी कूटनीतिक जीत इसलिए है कि हमने अपने कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पूरे वर्ल्ड को ये दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर एक शांत प्रिय जगह होने जा रहा है। हम ये संदेश दे रहे हैं कि कश्मीर हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहां इस उद्देश्य के साथ, इस एम के साथ आए कि ग्रीन जो टेररिज्म है, जो वहां पर जो टेररिज्म बढ़ा हुआ था, उसको टेररिज्म को टूरिज्म में बदल दिया, ग्रीन टूरिज्म में बदल दिया। एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, टेररिज्म को टूरिज्म में बदल करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया है भारत ने, पूरे वर्ल्ड में उसने दिया है, एक मैसेज दिया है। और इसको जो G20 का आप देखें तो ये बहुत ही विशेष भी है, क्योंकि अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो हमारा करीब 85% GDP को रिप्रेजेंट करता है G20। हमारे पूरे 75% ट्रेड इसी कंट्रीज के सहारे होता है, G20 के सहारे होता है। और फिर 2/3 पॉपुलेशन इसको रिप्रेजेंट करती है, यानी करीब 500 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होते हैं इस G20 में। तो एक बहुत बड़ा कवरेज है G20 का, और उसका अध्यक्ष होना तो बहुत ही प्रेस्टिजियस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आपने क्वेश्चन किया ये बहुत अच्छा है, इससे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन ये हमको फिर भी देखना होगा कि हमें G20 की जो सफलता है वो हर साल अलग मुद्दे पर होती है। जैसे देखा जाए कि यूक्रेन और फिर रशिया की लड़ाई के बारे में लोगों ने, दरअसल इसमें होता क्या है, अभी भी अमेरिका का वर्चस्व है, उसकी मोनोपोली है, जिसकी वजह से आज भी बहुत ही खुल करके ये देश G20 के सामने नहीं आते हैं। हालांकि चाइना कई मामलों पर उसने विरोध किया है, उसने विरोध करके वो G20 में इस बार जम्मू कश्मीर में शामिल नहीं हुआ। लेकिन इंडिया ने भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये कहा कि तुमने साउथ चाइना जो सी है उसमें किस तरह से तुमने आकर के अपने मोनोपोली बनाई है और युद्ध अभ्यास हो रहा है, उस पर चाइना खामोश रहा। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक देश दूसरे देश को किसी तरह से बचा करके, किसी तरह संभाल करके, अपने मुद्दों को आगे बढ़ा करके पीछे हट जाता है वो कंट्री जो इसमें जिसकी मोनोपोली है। लेकिन फिर भी आज G20 को देखा जाए तो G20 हमारे लिए, इस हिंदुस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पूरे विश्व के लिए उसने एक मैसेज दिया है। और आने वाले समय में भी हम समझते हैं
कि G20 हम सब के लिए महत्वपूर्ण संदेश देता रहेगा। थैंक यू सो मच।